नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। वीडियो रहेगी यूरोप से। एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है, ये आपके साथ शेयर करना चाहता था सुबह सुबह। गुड न्यूज़ पहले बोल दूंगा, बैड न्यूज़ बाद में। गुड न्यूज़ ये रहेगी दोस्तों, शेनेगन कंट्री से रिलेटेड है कि जो रोमानिया है, क्रोएशिया और बुल्गारिया, इन तीनों को शेनेगन जो है वो दिसंबर में शायद अपने अंदर ले लेगा। तो ये अभी तो यूरोप का पार्ट है, अगर आपको पता हो ये बात। तो यूरोप बड़ा है और शेनेगन छोटा होता है। शेनेगन उसमें 26 कंट्रीज एट प्रेजेंट है, जहाँ तक मुझे याद है। 27 भी हो सकती है, पर 26 ही है जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी ये तीन कंट्रीज और ऐड हो जाएंगी। इसको मैं गुड न्यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कंट्रीज हैं वीज़ा देने में थोड़ा सा इजी रहते हैं, तो उस लिए इसको गुड न्यूज़ बोल रहे हैं। और थोड़ा शेनेगन कंट्रीज बढ़ जाएंगे, जिसकी पहले ट्रैवल है इन कंट्रीज में, उनको भी थोड़ा इजी हो जाएगा आगे शेनेगन का वीज़ा लेना। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप सबको पता ही है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप्स चाहिए, 3 महीने की चाहिए, और 3 महीने का ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। एनओसी चाहिए होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सर आपकी फिर साथ में करंट अकाउंट जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, फैमिली टाइज भी आपको प्रूव करने होते हैं। प्रॉपर्टी अगर है तो लगा दीजिए उसका भी प्रूफ, एक सोशल टाई अप बन जाता है कि हाँ जी यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है। अ, दूसरा जो है वो बैड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ जो है वो ये है कि एक कंट्री है वो सोच रहा है, अभी स्वीडन है वो कंट्री, स्वीडन ये सोच रहा है कि जो पीआर होल्डर्स हैं उनकी पीआर खत्म करके उनको टेम्परेरी रेजिडेंसी स्टेटस दिया जाए। ये अगर हो जाता है तो भाई फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक को देखने के बाद दूसरा, दूसरे को देखने के बाद तीसरा, ये शुरू ट्रेंड हो सकता है वहाँ। तो ये प्रपोजल लेकर के स्वीडन आया है कि हम लोग जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी का जो स्टेटस है वो ख़त्म करेंगे और टीआर ही रखेंगे। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो फिर भाई सिटीजनशिप लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक ट्रेंड चल पड़ेगा, जो ट्रेंड बहुत बेकार ट्रेंड माना जाएगा कि यूरोप के अंदर फिर सेटलमेंट होनी मुश्किल हो जाएगी। सभी कंट्रीज ऐसा करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का जो रूल है वो अलग है। लेकिन एक 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 को देखने के बाद दूसरा हमेशा ये चीज़ पहल में करता है। तो स्वीडन के जो माइग्रेशन एजेंसी है वो ये चीज़ का प्रपोजल लेकर के आ रही है कि कंट्री के अंदर से टेम्परेरी रेजिडेंसी स्टेटस को बनाए रखे और परमानेंट को ख़त्म कर दें। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो स्टडी वीज़ा पर वहाँ गए हैं या वर्क परमिट पे वहाँ हैं, उनका स्टेटस टेम्परेरी ही रहेगा। और अगर ये हो जाता है तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो अपना जो सिटीजनशिप का एक सपना है, जो 7-8 साल के बाद हो जाता है या 5 साल के बाद पीआर हो जाते थे वहाँ शायद, जहाँ तक मुझे याद है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और फिर जो जैसे पुर्तगाल जैसी कंट्रीज़ हैं भाई, फिर कहीं ना कुछ देखो इफेक्ट उन पे भी पड़ता है। तो वो भी इस बात को शायद देखना शुरू करेंगे कि दूसरी कंट्रीज स्टिक हो रहे हैं, आप भी हो जाओ। तो सेटलमेंट के लिए अगर यूरोप आप ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो कोशिश रखना 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये चीज़ कर लो, क्योंकि आगे कौन सा रूल चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। पुर्तगाल की मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले कि पुर्तगाल में अगर अगर आप 1 साल आपको वहाँ हो जाए टीआर पर पुर्तगाल के अंदर, और फिर आपकी वाइफ को वहाँ बच्चा हो जाए, तो वो बच्चा जो है वो सीधा सिटीजन बन जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन उन लोगों के लिए रहता है जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और या अभी प्रेग्नेंट नहीं है, अभी शादी हुई है। अगर शादी हुई है और आप यूरोप के अंदर परमानेंट के लिए सोच रहे हैं तो फिर बेबी प्लान मत करना दोस्तों। बेबी प्लान तब करना जब आप वहां पर पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद आप वहां पर बेबी प्लान करो तो 1 साल के बाद आपका बेबी होगा वहां, जैसे ही मतलब आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो आपकी टीआर को वहां 1 साल होना चाहिए। जैसे ही आपकी टीआर को 1 साल होता है, फिर बेबी अगर वहां हो जाए तो वो सिटीजन माना जाता है। ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जहां आप जा करके अगर बेबी डिलीवर कर देते हैं तो बेबी को सीधा ही सिटीजनशिप मिल जाती है और आपको पीआर मिल जाती है। तो एक ये ऑप्शन भी होता है। बाकी कुछ कंट्रीज की लिस्ट में शेयर करूंगा। उस लिस्ट के अंदर ये है कि आप
देख लेना कि कौन सी कंट्रीज जो हैं शेनेगन की, वो वीज़ा 2021 में किन्होंने ज़्यादा वीज़ा इशू किए हैं और किसने थोड़ा कम किया। मतलब टॉप 10 जो है वो मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसको पॉज करके आप देख लेना। और जहां तक बात है ये लिस्ट की, तो भाई ये लिस्ट जो है ये ओवरऑल से रिलेटेड होती है, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है। कई लोग इसको इंडिया से दिखा करके कि जी फलानी कंट्री ने बहुत इजीली वीज़ा दिया था, आप वहाँ अप्लाई करो। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जहाँ से वीज़ा अप्लाई होते हैं वो लिस्ट है कि मान लीजिए 100 एप्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड में हुई है और उसके अंदर से 98% सक्सेस रेट आया है। तो ये नहीं है कि 98 इंडिया से मिला है, ओवरऑल के अंदर से उन्होंने 98 दिए हैं। तो ये लिस्ट जो है उस एंगल से आपको देखनी है, ना कि इस एंगल से कि इंडिया के अंदर से इतने निकले हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर से हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी ने वीज़ा अप्लाई किया है। और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए होती है दोस्तों, तो वीडियो कमेंट कर देना, इस बारे में कॉल मत करना, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ना तो स्टाफ को इस बारे में पता है और ना ही वो इस बारे में आपको गाइड कर पाएगी। आप कमेंट कर देना, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और एक भाई का कमेंट मुझे आया था कि उसका स्टडी रिफ्यूज़ हुआ है और उसका कनाडा से है, सितंबर इनटेक के लिए उसने अप्लाई किया था। तो भाई ऐसे चीज़ें पता नहीं चलेंगी, आपकी एज कितनी है वो मैटर करता है। और वो यूएस के लिए पूछ रहा था। देखिए यूएस के लिए अगर मैं कहूँ तो यूएस स्टडी वीज़ा बेटर ऑप्शन होता है मास्टर्स वालों के लिए। बैचलर पे अगर आप जाना चाहें +2 के बाद तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता, उसकी सक्सेस रेट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मास्टर्स की है। कि आप बैचलर्स के बाद अगर मास्टर्स के लिए जाना चाहें तो वो एक यूएस जो है एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन यूएस में फिर आप रह नहीं पाएंगे। सॉरी दोस्तों, सुबह सुबह उठा था इस वजह से है। तो वो आप फिर रह नहीं पाएंगे वहाँ। 5 साल के लिए वीज़ा मिल जाता है, स्टे मिल जाती है, लेकिन जैसे स्टडी कंप्लीट होगी तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। उससे बेटर ऑप्शन होता है आप कनाडा को चूज़ कीजिए। कनाडा में आपको पीआर बड़ी इजीली मिल जाती है। कनाडा से रिलेटेड एक वीडियो इसी में ही मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। वो है कि 16 नई स्ट्रीम्स जो हैं वो ऐड की गई हैं पीआर के लिए कनाडा के अंदर। लिस्ट में डाल दूंगा इसके अंदर, वो आप पॉज करके देख लेना कि अगर आपकी जो स्ट्रीम है वो इन 16 के अंदर है तो आप पीआर के लिए वहाँ एलिजिबिलिटी बन जाती है, तो वो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको। तो जैसे नर्सिंग का तो ऑलरेडी था, टीचर्स का भी है और हैवी ड्राइवर्स का भी है, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स का भी है। आप इस तरह से ये 16 जो हैं इनको एडअप किया गया है पीआर के लिए। तो एक अच्छा ऑप्शन है पीआर सेटलमेंट के लिए कनाडा। बस यही है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, एज के पॉइंट्स होते हैं और इंग्लिश के पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों के, और एजुकेशन के पॉइंट है, तो 4 चीज़ों के पॉइंट होते हैं। अगर आप इनमें क्वालिफाई करते हैं तो आप पीआर के लिए एलिजिबिलिटी रख पाएंगे। बहुत ऑप्शंस मिल रही हैं लोगों को, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी एक ऑप्शन होता है कनाडा के लिए, लेकिन वो है कि एक बारी टूरिस्ट पर जाने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। अगर आप 70-80 लाख तक की इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में, तो आउटर एरिया में, रूरल एरियाज जो हैं, रीजनल एरिया, उनमें आपको ऑप्शंस मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा ऑप्शन होता है पीआर के लिए, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो बहुत ज़्यादा होती है। 2 करोड़ आपके पास होना चाहिए, 2 करोड़ से आप टर्नओवर, मतलब 2 करोड़ से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल 4 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी प्लान्स होते हैं, अलग अलग हैं। वो बिजनेस इमिग्रेशन एक अलग लाइन है, वो भी हम लोग बाद में शुरू करेंगे। अभी तो टूरिस्ट अच्छा चल रहा है, तो यूके के काफ़ी वीज़ाज आए हैं और ओवरटर्न्स के बाद भी काफ़ी वीज़ा आए हैं, उनकी सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो वो भी आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप उस पर देख सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको पूछना है आप
कमेंट पे ज़रूर कर लेना, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ के उसके ऊपर वीडियोस बना दिया करूँगा। टाइम कम लगता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे अभी सोचा है कि चलो सुबह गाड़ी में बैठ के एक बारी मैं बना देता हूँ, ताकि ऑफिस में नहीं टाइम लगता, डिस्टरबेंस बड़ी होती है। अभी थोड़ा शांत होता है, सुबह सुबह कुछ दिमाग में आइडिया आता है तो आप लोगों के साथ वो शेयर मैं कर सकता हूँ। बाकी हर उस इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऐड वीज़ा पे ट्रस्ट करके इसको इस लेवल पे लेके आए हैं कि यूके के लिए हम लोग परमात्मा की दया से बहुत अच्छा काम चल रहा है। और सक्सेस रेट काफ़ी ठीक है, क्योंकि जो रिफ्यूज़ भी हो जाते थे उनको हमने ओवरटर्न करवा लिया था। ओवरटर्न के बाद अब उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आनी शुरू हो गई है। तो पिछले 10 दिन में लगभग 8 पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, और जो लाइन में अभी हैं तो मेरा ख्याल 50-60 और पड़े हैं जिनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट, शायद मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर से 35-40 तक तो आ जानी चाहिए, क्योंकि केसेस जेन्युइन होते हैं तभी हम लोग फाइल करते हैं। बाकी प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू।